तो फिर योजना क्या है? जॉन ने पलटकर जवाब दिया, हर हफ्ते कौन अपना हाथ या पैर देने के लिए तैयार होगा? चीफ ओ ने विरोध किया। मैनेजर सीओ हमारे लिए उपयोगी है। उसने हमारे लिए खाना ढूंढा और यह सुरक्षित जगह भी खोजी। बिल्कुल, जॉन ने ठंडी और बेरहम आवाज में कहा। अगले 1 हफ्ते तक हम उससे जितना फायदा उठा सकते हैं, उठाएंगे। वह पहले ही अपना एक हाथ खो चुका है। वह ज्यादा समय तक वैसे भी नहीं टिक पाएगा। अगली बार बलि के लिए उसी को इस्तेमाल करेंगे। छाया में छिपा हुआ सीओ यह सब सुन रहा था। उसके अंदर धीरे धीरे ठंडा गुस्सा बरने लगा। अब जब वह कमजोर था, जॉन उसे इंसान नहीं बल्कि एक ऐसे जानवर की तरह देख रहा था जिसे समय समय पर काटकर उनकी जिंदगी बचाई जा सकती थी। सीओ का हाथ एक मुट्ठी जितने बड़े पत्थर पर कस गया। 50 सालों की क्रूर दुनिया ने उसे जो सिखाया था, उसके साथ सिर्फ एक हाथ होने के बावजूद जॉन जैसे कमजोर आधुनिक इंसान को मारना उसके लिए बहुत आसान था। वह देखता रहा कि जॉन कैसे बाकी लोगों को अपनी बात मनाने की कोशिश कर रहा था। उसने पत्थर उठा लिया। उसकी उंगलियां इतनी जोर से बंद थीं कि पोर सफेद पड़ गए। उसके अंदर हमला करने की इच्छा बहुत तेज थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अभी जॉन को मारना जल्दबाजी होती। डर ने सबको सोचने की क्षमता खो दी थी, और अगर उसने कोई क्रूर कदम उठाया तो डायरेक्टर किम के सामने उसकी छवि हमेशा के लिए खराब हो जाती। उसने धीरे से पत्थर नीचे गिरा दिया और बिना आवाज किए वापस गुफा के अंदर चला गया। अचानक उसने चीफ ओ की आवाज फिर सुनी। उसकी आवाज कठोर और अंतिम थी। अपना मुंह बंद रखो, जॉन। जब तक तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा दूसरा टखना भी टूट जाए। सीओ के होठों पर एक छोटी सी गंभीर मुस्कान आ गई। वह सही था। वे लोग बुरे नहीं थे। वे बस एक ऐसी स्थिति में फंस गए थे जहां डर उन्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर रहा था। असंभव स्थिति। अगली सुबह जैसे ही सूरज आसमान में ऊपर चढ़ा, समूह गुफा के बाहर इकट्ठा हुआ। इस बार एक भयानक 2 सिर वाला सांप रेंगता हुआ उनके सामने आया। भूखे लोमड़ी के विपरीत उस 2 सिर वाले सांप ने केवल थोड़े से खून की मांग की। इस बार सांप की छोटी मांग सुनकर घबराए हुए चीफों ने अपना खुद का हाथ आगे कर दिया। सांप ने थोड़ा खून पिया और तुरंत पीछे हट गया। उसने जंगल की जमीन पर उल्टी कर दी। घिनौना है, उसने फुफकारते हुए कहा। यह अब तक का सबसे खराब इंसानी खून है जिसे मैंने चखा है। चीफ गुस्से से लाल हो गया, लेकिन सीओ सच्चाई जानता था। यह 21वीं सदी के एक ऑफिस कर्मचारी का खून था, जिसमें निकोटीन और कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ था। निश्चित रूप से उसका स्वाद बहुत खराब रहा होगा। सीओ ने अपना ध्यान दूसरी ओर लगाया। जॉन मायोंग हून, उसने आवाज लगाई। मेरे साथ चलो, हमें जड़ी बूटियां इकट्ठा करनी है। जॉन हैरान रह गया। क्या तुमने अभी मेरा पूरा नाम लिया? सीओ ने सवाल को नजरअंदाज करते हुए बस पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? जॉन ने उदास होकर हाँ में सिर हिलाया। सीओ उसके पास गया। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कौन से फल और जड़ी बूटियां खाने योग्य है। वह थोड़ा करीब झुका और धीमी आवाज में बोला, मैं अगले हफ्ते अपनी दूसरी बाह लोमड़ी को देने की योजना बना रहा हूं। अगर मैं मर गया तो किसी को तो पता होना चाहिए कि बाकी सभी लोगों को कैसे जिंदा रखना है। जॉन के चेहरे का रंग उड़ गया। डरावनी सच्चाई धीरे धीरे जॉन पर हावी हो गई। उसे एहसास हुआ कि सीओ ने पिछली रात उनकी पूरी बातचीत सुन ली थी। अब उसके पास सहमत होने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। को अपनी मुस्कान छिपानी पड़ी। मुझे धन्यवाद दो, उसने मन ही मन सोचा। लोमड़ी वापस नहीं आएगी और तुम्हें इस ज्ञान का इस्तेमाल करने का मौका भी कभी नहीं मिलेगा। वह जॉन को फलों के पेड़ों के एक झुरमुट में ले गया और उसे सिखाना शुरू किया। जॉन मायोंग हून, सीओ ने कड़क आवाज में कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है? वह वाला नहीं। ध्यान दे रहा हूं, जॉन ने बड़बड़ाते हुए कहा और दूसरे फल की ओर हाथ बढ़ाया। वह तुम्हें मार देगा, सीओ ने सपाट आवाज में कहा। कई घंटों तक सीओ ने जॉन को लगातार आदेश दिए, उसे खुदाई करने और खाने योग्य चीजें खोजने के लिए मजबूर किया। थककर आखिरकार जॉन ने आराम के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। लगातार काम करने से उसकी सांसें तेज चल रही थीं। सीओ के मन में ठंडी संतुष्टि फैल गई। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा जॉन ने कंपनी में उसकी पहली नौकरी के समय उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। हमें सूर्यास्त से पहले खत्म करना होगा,
सीओ ने बिना आराम दिए कहा। जल्दी करो। काम करते करते अचानक जॉन की फावड़ा किसी बड़ी चीज से टकराई। उसने मिट्टी से उसे बाहर निकाला और देखा कि वह एक विशाल, टेढ़ी मेढ़ी जड़ थी। यह चीज बहुत बड़ी है, उसने हैरानी से कहा। क्या यह जंगली जिनसेंग है? कुछ वैसा ही समझ लो, सीओ ने अस्पष्ट जवाब दिया। असल में वह येलो बैम्बू, पीली बांस की जड़ थी, जो आरोहण मार्ग की ऊर्जा से भरपूर मिट्टी में उगी थी। आमतौर पर छोटी उंगली जितनी बड़ी होने वाली ये जड़ें यहाँ विशाल आकार तक बढ़ गई थीं। हालांकि असली साधकों के लिए यह बेकार थी। साधकों के लिए भले ही यह बेकार हो, लेकिन मार्शल आर्ट करने वालों के लिए यह एक बेहद कीमती औषधि थी, जो उनकी आंतरिक ची की शक्ति को बहुत बढ़ा सकती थी। यह डायरेक्टर किम के लिए बिल्कुल सही रहेगा, सीओ ने मन ही मन सोचा। उन्होंने ऐसी 2 और विशाल जड़ें खोद निकाली। क्या सच में इतना सब लेना ठीक है? जॉन ने हैरानी से पूछा। ठीक है, सीओ ने कहा। अपनी शर्ट उतारो और इन्हें इसमें बांध लो। जॉन ने वैसा ही किया। सीओ ने क्षितिज की ओर देखा। सूरज धीरे धीरे नीचे जा रहा था और हवा में हल्की सी चमकती हुई विकृति दिखाई दे रही थी। अंतरिक्ष में दरार। समय लगभग आ गया था। साधक आने वाले थे। चलो वापस चलते हैं, सीओ ने कहा। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, अंतरिक्ष में बनी चमकती दरार अचानक फट गई। शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की एक भयानक लहर आसमान की ओर फैल गई। उसी क्षण जॉन अचानक अपना सिर पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से चीखने लगा। चीफ ओ और मैनेजर कांग भी उसके साथ जमीन पर गिर गए। तीनों लोग भयंकर पीड़ा में तड़पने लगे। उनके साथ क्या हो रहा है? डायरेक्टर किम घबराकर चिल्लाया। तभी आसमान से 3 आकृतियां नीचे उतरीं। सबसे आगे एक आदमी था, जिसने चमकदार सुनहरे वस्त्र पहन रखे थे। उसका नाम बूको था। उसने चीखते हुए तीनों लोगों को देखा। क्या आश्चर्य है, उसने सोचा। किसने सोचा था कि हमें यहां इतनी अद्भुत प्रतिभा मिल जाएगी? पीछे हटो, बायो, दूसरे आदमी ने गुस्से से कहा, जिसने काले वस्त्र पहन रखे थे। अरे, ये मेरे हैं, उसने दावा किया। तीसरा व्यक्ति, जिसने चमकीले नीले वस्त्र पहन रखे थे, हंसते हुए बोला, बेशर्म। डरे हुए डायरेक्टर किम हकलाते हुए बोले, लेकिन साधकों ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उनकी आंखें पूरे समूह को जांच रही थीं और वे साधारण इंसानों को बेकार समझकर नजरअंदाज कर रहे थे। उनमें से केवल 3 लोगों में ही आध्यात्मिक जड़, स्पिरिचुअल रूट, मौजूद थी। बुयो ने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली में बिजली की चमकती हुई गेंद बनने लगी। उसने उसे जॉन की ओर फेंक दिया। हजारों वोल्ट की बिजली जॉन के शरीर में दौड़ गई और उसकी चीखें और तेज हो गईं। कुछ देर बाद हमला रुक गया। बुयो हैरानी से उसे देखने लगा। अविश्वसनीय! यह तो स्वर्गीय सुनहरी बिजली वाला शरीर, हेवनली गोल्डन थंडर फिजिक है। अब मेरी बारी है, हेगुआक ने उसे पीछे धकेलते हुए कहा। उसने एक अजीब सा संगीत वाद्य यंत्र निकाला और उसे बजाना शुरू किया। मैनेजर किंग ने अपने कानों को कसकर पकड़ लिया और इतनी शक्तिशाली चीख निकाली कि उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। हेगुआक की आंखें उत्साह से चमक उठीं। भूतिया यिन परिवर्तन करने वाली जड़। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इसे अपनी आंखों से देखने का मौका मिलेगा। अंत में नीले वस्त्र पहने हुए साधक धीरे से जमीन पर उतरा। उसने चीफ ओ के कंधे पर हाथ रखा और उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह भेज दिया। कुछ पल जांच करने के बाद उसने कहा, एक अद्वितीय पवित्र शरीर। यह क्या हो रहा है? चीफ ओ ने हैरानी और दर्द के बीच पूछा। साधक मुस्कुराया। तुम तीनों में दुनिया बदलने की क्षमता है। मैं तुम्हें एजोर हेवन क्रिएशन संप्रदाय, एज़्योर हेवन क्रिएशन सेक्ट, का शिष्य बनाना चाहता हूं। बताओ, यह कैसा रहेगा? चीफ ओ को महसूस हुआ जैसे वह आदमी अपनी केवल मौजूदगी से ही उसे कुचल सकता है। वह सांस तक नहीं ले पा रहा था। मना करना तो दूर की बात थी। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, हेवोक अचानक नीचे उतरा। इसके बजाय ब्लैक घोस्ट वैली में शामिल हो जाओ। हम अमरता, स्वर्ग को पलट देने की शक्ति, प्रसिद्धि और धन प्रदान करते हैं। मैं सुनिश्चित करूंगा कि 1 सदी के अंदर तुम्हारे पास यह सब कुछ हो। बूको भी नीचे उतर आया। तुम कैसी बकवास कर रहे हो? गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर सेक्ट इनके लिए सबसे उपयुक्त है। तीनों साधक आपस में बहस करने लगे।
तभी डायरेक्टर किम हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। कृपया, क्या आप हमें बस इस जंगल से बाहर निकाल सकते हैं, वरना हम यहीं मर जाएंगे। लेकिन उन्होंने उसे ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे वह कोई कीड़ा हो। बूको ने एक छोटी बोतल का ढक्कन खोला। साधारण इंसान बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, उसने तिरस्कार से डायरेक्टर किम को देखते हुए कहा। इतने बेकार शरीर के साथ तुम लोग आरोहण मार्ग, असेंशन पाथ तक पहुंचे कैसे? उसने बोतल को जॉन की ओर किया। अचानक जॉन का शरीर खिंचकर बोतल के अंदर जाने लगा। बचाओ! उसने आखिरी बार निराशा भरी चीख लगाई, लेकिन अगले ही पल वह बोतल में कैद हो गया। नीले वस्त्र वाला साधक चीफ ओ को लेकर जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन अचानक रुक गया और उसने सीओ की ओर देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। ऐसा लगता है कि तुममें से किसी एक ने उस लोमड़ी के लिए अपनी बाह खो दी थी। उसने सीओ के घाव को देखते हुए कहा। घाव देखकर लगता है कि तुमने इसे अपनी इच्छा से दिया था। उसने हाथ हिलाया और शक्ति की एक लहर सीओ के ऊपर से गुजर गई। तुम भले ही केवल एक साधारण इंसान हो, लेकिन तुम्हारे अंदर साहस है। सीओ हैरानी से देखता रहा। उसकी कटी हुई बाह पूरी तरह से दोबारा उग चुकी थी। धन्यवाद, सीओ ने मन ही मन सोचा। इसके बाद हेवोक ने भी मैनेजर कांग को अपने साथ सुरक्षित कर लिया, और फिर वे तीनों साधक हवा में उठ गए और आसमान की ओर उड़ने लगे। जाते जाते उनकी आवाज वापस गूंजी। हमने यहां आते समय आरोहण मार्ग, असेंशन पाथ के सभी जानवरों को साफ कर दिया है। अगले 10 सालों तक यह जगह सुरक्षित रहनी चाहिए। रुकिए, डायरेक्टर किम चिल्लाया और बेतहाशा उनके पीछे भागा। 1 मिनट रुकिए, हम यहां से बाहर कैसे जाएंगे? बाहर जाने का रास्ता किस दिशा में है? उसने उनके नाम पुकारे। जॉन, चीफ ओ, कांग। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे सभी आसमान में गायब हो चुके थे। अगले दिन एक भयंकर तूफान आया। चारों ओर बिजली चमक रही थी और गर्जने की आवाज गूंज रही थी। बचे हुए 4 लोग, डायरेक्टर किम, मैनेजर किम, डिप्टी मैनेजर ओ और सीओ, बारिश से बचने के लिए उसी गुफा में एक साथ बैठे थे। डिप्टी मैनेजर ओ की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वह ठंडी जमीन पर पड़ी हुई थी और खून की खांसी कर रही थी। तो क्या हमें कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल सकती है जिससे इसे ठीक किया जा सके? मैनेजर किम ने घबराहट भरी आवाज में पूछा। इसकी हालत बहुत खराब है। यह जानते हुए कि आगे क्या होने वाला है, सीओ ने शांत स्वर में जवाब दिया। बस थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। शायद कोई आए और इसे ठीक कर दे। मैनेजर किम ने उसे हैरानी से देखा। तभी गुफा के प्रवेश द्वार से कदमों की आवाज गूंजने लगी। बारिश से ढके अंधेरे में से एक आकृति बाहर आई। आरोहण मार्ग में फंसे साधारण इंसान। अजनबी की आवाज पूरी गुफा में गूंज उठी। तुम लोग ऐसे हो जैसे 2 ड्रैगनों की लड़ाई के बीच फंसी हुई चींटियां। डायरेक्टर किम तुरंत दूसरों के आगे कूद गया और उन्हें बचाने के लिए खड़ा हो गया। तुम कौन हो? उसने सख्ती से पूछा। वह आदमी मुस्कुराया। उसकी मौजूदगी ने पूरी छोटी सी गुफा को दबाव से भर दिया। मैं समुद्री ड्रैगन राजा, सीओ हुल, सी ड्रैगन किंग एसीओ हुल हूं। यह तूफान एक महिला नियंत्रित कर रही है, सीओ हुल ने घोषणा की। सभी लोग सदमे में उसे देखने लगे। यह भयंकर तूफान अचानक कहीं से उत्पन्न हुआ है। समुद्री ड्रैगन राजा ने बेहोश पड़ी डिप्टी मैनेजर ओ की ओर इशारा करते हुए कहा। ओह, इसका कारण यही है। यह निश्चित रूप से तूफान जादू, स्टॉर्म सोर्सरी की मास्टर होनी चाहिए। उसकी आंखों में उत्सुकता दिखाई दी। फिर भी, यह तो एक साधारण इंसान है, जिसके शरीर में खेती, कल्टीवेशन की जरा भी ऊर्जा नहीं है। फिर यह इतनी शक्तिशाली शक्ति को अनजाने में कैसे इस्तेमाल कर सकती है? वह कुछ सोचते हुए बोला। बहुत अजीब है। हम ही वे लोग हैं जो। सीओ उलझन में था, इसलिए उसने बीच में सवाल किया। हम यहां आए हुए अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, फिर भी एक के बाद एक शक्तिशाली प्राणी आते हैं और हमारे साथियों को अपने साथ ले जाते हैं। समुद्री ड्रैगन राजा जोर से हंस पड़ा। क्या तुम यह कह रहे हो कि तुम गलती से ऐसे संसार में आ गए जहां तुम्हारे साथ कई असाधारण क्षमता वाले लोग थे? फिर अचानक शक्तिशाली साधक प्रकट हुए और उन्हें अपने साथ ले गए। और अब संयोग से मैं भी इस महिला के सामने खड़ा हूं। यही हुआ है,
सीओ ने पुष्टि की। समुद्री ड्रैगन राजा मुस्कुराया। प्रिय इंसान, क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ हो? यह आरोहण मार्ग, असेंशन पाथ, है, जो ऊपरी संसार, अपर रियल्म, का प्रवेश द्वार है। कुछ महीनों में यहां पास ही एक आयामी दरार, डायमेंशनल रिफ्ट, खुलेगी, जिसे आरोहण द्वार, असेंशन गेट, कहा जाता है। यह घटना हर 1000 साल में केवल एक बार होती है। अनगिनत साधक और आध्यात्मिक प्राणी पहले से ही यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, ताकि वे ऊपरी संसार में जा सकें। तो क्या यह सच में आश्चर्य की बात है कि तुम्हारा रास्ता हमसे टकरा गया? सीओ को आखिरकार पूरी बात समझ में आने लगी, लेकिन डायरेक्टर किम अभी भी भ्रमित था। उन साधकों ने कहा था कि वे हमारे साथियों को अपने संप्रदाय, सेक्ट, में शिष्य बनाने के लिए ले जा रहे हैं। अगर वे सभी किसी दूसरे संसार में आरोहण करने वाले हैं, तो वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? समुद्री ड्रैगन राजा ने धैर्यपूर्वक समझाया। यह एक ऐसी बात है जिसे समझना किसी साधारण इंसान के लिए मुश्किल हो सकता है। उसने एक बोतल निकाली, बिल्कुल वैसी ही जैसी बूको ने इस्तेमाल की थी। हमारे पास ऐसी तकनीकें हैं जिनसे हम विशाल संरचनाओं को छोटा कर सकते हैं और उन्हें इस तरह के जादुई उपकरणों में संग्रहित कर सकते हैं। उन साधकों ने शायद अपने पूरे संप्रदाय को ऐसे ही उपकरणों में संग्रहित कर लिया होगा, ताकि वे सभी को अपने साथ ऊपरी संसार में ले जा सके। समुद्री ड्रैगन राजा ने आगे कहा। असल में, उसने अपनी बोतल पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे पास भी मेरे सी ड्रैगन कबीले, सी ड्रैगन क्लैन, का एक समुद्र के नीचे स्थित महल इसी के अंदर संग्रहित है। मेरे 1800 साथी इसके अंदर निष्क्रिय अवस्था में सो रहे हैं। सीओ और डायरेक्टर किम यह सुनकर हैरान रह गए। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। समुद्री ड्रैगन राजा ने धीरे से डिप्टी मैनेजर ओ के सिर पर हाथ रखा। कितनी अनोखी, कितनी दिलचस्प है। अगर यह मेरे कबीले में शामिल हो जाए, तो यह वास्तव में कुछ असाधारण बन सकती है। इसे दूर हटाओ, डायरेक्टर किम चिल्लाया और उसकी ओर झपट पड़ा। लेकिन अगले ही पल वह एक विशाल अदृश्य शक्ति से दबकर घुटनों के बल गिर गया। वह जितना संघर्ष करता, उस पर पड़ने वाला दबाव उतना ही बढ़ जाता। सीओ ने डिप्टी मैनेजर ओ को अपनी बाहों में उठा लिया। मैं इसे अपना रख दूंगा और इसे अपने कबीले का हिस्सा बना लूंगा। तुम सभी के लिए यही सबसे अच्छा परिणाम है। फिर उसने अपनी चमकती हुई हरी आंखें डायरेक्टर किम की ओर घुमाईं। एक सलाह, ऊंचे स्तर के साधकों से सवाल मत किया करो। यह कहते ही डायरेक्टर किम और सीओ पर पड़ रहा दबाव दोगुना हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखें दबाव से बाहर निकल आएंगी। मैंने तुम्हारे सवालों का जवाब केवल अपनी उदारता के कारण दिया है, समुद्री ड्रैगन राजा ने कहा और गुफा के मुहाने की ओर बढ़ने लगा। मेरी जगह कोई और होता, तो इस तरह की गुस्ताखी के लिए तुम्हें मार चुका होता। इतना कहकर वह भयंकर तूफान के अंदर चला गया, और अगले ही पल उसका शरीर बदलने लगा। वह एक विशालकाय ड्रैगन में बदल गया, इतना विशाल कि ऐसा लग रहा था जैसे वह आसमान को छू रहा हो। अगली सुबह तूफान पूरी तरह खत्म हो चुका था और उसकी जगह साफ, शांत आसमान ने ले ली थी। लेकिन यह शांति मैनेजर किम के लिए बहुत ज्यादा भारी थी। बर्फ का तूफान, राक्षस, अमर लोग और लोगों का अचानक गायब हो जाना, सब कुछ एक साथ उसके दिमाग पर टूट पड़ा। धीरे धीरे वह अपनी वास्तविकता पर पकड़ खोने लगी। सीओ धीरे से उसके पास पहुंचा। मैनेजर किम। उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। मैनेजर सीओ। उसने आंसुओं से भरी आंखों से विनती की, कृपया आप भी मत जाइए। अगर आप चले गए, तो मैं यहां अकेले जीवित नहीं रह पाऊंगी। सीओ उसे सांत्वना देने के लिए वादा करना चाहता था कि वह उसके साथ रहेगा, लेकिन उसके टूटे हुए चेहरे को देखकर वह समझ गया। दुर्भाग्य से उनका समय खत्म हो चुका था। तभी अचानक मैनेजर किम दर्द से चीख उठी और अपना सिर पकड़ लिया। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें डर से पूरी तरह खुली हुई थीं। कुछ आ रहा है, वह चीख उठी। डायरेक्टर किम तुरंत उसके पास दौड़ा। अब इसे क्या हो गया? अचानक पूरा जंगल अराजकता में बदल गया। आसमान में पक्षी डर के मारे चीखने लगे और जानवर घबराकर इधर-उधर भागने लगे। मैनेजर किम बुरी तरह कांप रही थी और हाफते हुए केवल एक शब्द बोल पाई, वह। इससे पहले कि उलझा हुआ डायरेक्टर किम कुछ समझ पाता, एक बूढ़ा आदमी वहां आ पहुंचा।
और उसके सामने एक विशाल यांत्रिक शेर, मैकेनिकल लायन, प्रकट हुआ। वह उन्हें देखकर हैरानी से नीचे देखने लगा। साधारण इंसानों, तुम जैसे मामूली इंसान आरोहण मार्ग, असेंशन पाथ, तक कैसे पहुंच गए? उस बूढ़े आदमी ने कुछ देर तक उन्हें ध्यान से देखा, फिर हल्का सा हंसा। अच्छा, समझ गया। आरोहण द्वार खुलने से ठीक पहले उसके आसपास का अंतरिक्ष अस्थिर हो जाता है। तुम लोग शायद उसी अंतरिक्षीय तूफान में फंस गए थे। वह जोर से हंसने लगा, जैसे अपनी ही बुद्धिमानी की प्रशंसा कर रहा हो। वह अपने यांत्रिक शेर से नीचे उतरा और समूह के पास आया। अब बताओ, तुम्हें से किसने अभी इतनी विशाल चेतनालहर, वेव ऑफ कॉन्शियसनेस, छोड़ी थी? वह इतनी शक्तिशाली थी कि मुझे लगा ऊपरी संसार का कोई ऋषि यहां उतर आया है। उसकी नजर कांपती हुई मैनेजर किम पर पड़ी। क्या यह थी? तुम लोग कौन हो? डायरेक्टर किम ने गुस्से में पूछा और मैनेजर किम के सामने खड़ा हो गया। यह हमारी साथी है। बूढ़े आदमी ने बस अपनी उंगली हल्के से हिलाई। अगले ही पल डायरेक्टर किम हवा में उड़ गया और दूर जा गिरा। सीओ ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने दोस्त को पकड़ने के लिए दौड़ा। वह डायरेक्टर किम की गिरने की गति को कुछ हद तक रोकने में सफल रहा, लेकिन उस हमले की ताकत इतनी ज्यादा थी कि दोनों जोर से जमीन पर जा गिरे। धन्यवाद, डिप्टी मैनेजर सीओ, डायरेक्टर किम ने कहा और बिना किसी चोट के खड़ा हो गया। लेकिन सीओ ने कोई जवाब नहीं दिया। घबराए हुए डायरेक्टर किम ने उसे उठाने में मदद की और फिर हैरान रह गया। सीओ की शर्ट का पिछला हिस्सा पूरी तरह फट चुका था और अंदर से एक गहरा, खून से भरा घाव दिखाई दे रहा था। तो, क्या तुम ठीक हो? डायरेक्टर किम ने चिंता से पूछा। सीओ ने दर्द सहते हुए धीमी आवाज में जवाब दिया, लेकिन बूढ़े आदमी ने उनकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। वह सीधे मैनेजर किम के पास गया और अपनी उंगली से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। उसने अपनी उंगलियों से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। बच्ची, मुझे अपना गुरु बनने दो। तुम्हारे अंदर कोई आध्यात्मिक जड़, स्पिरिचुअल रूट नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक जगा सकता हूं। वह मन ही मन सोचने लगा, मैं जानना चाहता हूं कि अगर इतनी अनोखी चेतना किसी साधक में विकसित हो जाए, तो उसकी दिव्य चेतना, डिवाइन सेंस, कितनी शक्तिशाली हो सकती है। मैनेजर किम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह मदद के लिए बेबस होकर सीओ और डायरेक्टर किम की ओर देखने लगी। बूढ़े आदमी ने उसकी नजर का पीछा किया और तिरस्कार से हंस पड़ा। इतना सब होने के बाद भी तुम अभी तक सांसारिक लगावों से चिपकी हुई हो, जबकि मैंने तुम्हें अपना शिष्य बनाने का प्रस्ताव दिया है। बूढ़े आदमी की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उसने बस हाथ हिलाया। अगले ही पल एक अदृश्य शक्ति ने सीओ और डायरेक्टर किम की गर्दन पकड़ ली और उन्हें हवा में उठा दिया। दोनों अपनी गर्दन पकड़कर संघर्ष करने लगे। वे सांस लेने के लिए तड़प रहे थे। मैं तुम्हारे लिए इन सांसारिक बंधनों को खत्म कर दूंगा, बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में मैनेजर किम से कहा। अपने दोस्तों को इस हालत में देखकर मैनेजर किम पागल सी हो गई। कृपया रुक जाइए, वह आंसू बहाते हुए गिड़गिड़ाई। मैं आपकी कोई भी बात मान लूंगी, बस उन्हें छोड़ दीजिए। तो फिर तुम्हें उन्हें भूलना होगा, बूढ़े आदमी ने आदेश दिया। मैं भूल जाऊंगी, मैं समझ गई, वह रोते हुए बोली। संतुष्ट होकर बूढ़े आदमी ने अपनी शक्ति वापस ले ली। सीओ और डायरेक्टर किम जमीन पर गिर पड़े और हवा के लिए हांफने लगे। लेकिन बूढ़े आदमी ने सोचा, उन्हें यहां छोड़ देना तुम्हारे लगाव को और बढ़ाएगा। मैं इन्हें वापस किसी साधारण मानव देश में भेज दूंगा। उसने अपना हाथ उठाया और फिर